यह कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। पर तभी अचानक उनके आंखों के आगे एक तेज चमक उठी और वह दोनों तुरंत उस स्थान से टेलीपोर्ट हो गए। अचानक ही माही और राजकुमार तनिष्क एक अलग कक्ष में पहुंचे, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा था, जिसे देखने के लिए राजकुमार तनिष्क ने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई। अचानक है माही ने राजकुमार तनिष्क को अपनी आंखों से चुप रहने का इशारा किया और उन्हें जल्दी से वहां लगे उन गहरे नीले पर्दों के पीछे छुपाने का आदेश दिया। इस समय राजकुमार तनिष्क को माही का व्यवहार बहुत ही अलग और अजीब लग रहा था। जिस तरह आज वेद माही उनके सामने व्यवहार कर रही थी, उन्होंने उनके इस तरह का व्यवहार कभी नहीं देखा था। कुछ समय पहले तक वो बिल्कुल ठीक थी, आखिर ऐसा अचानक क्या हो गया कि वो इस तरह अजीब और सतर्क व्यवहार करने लगे। इससे पहले राजकुमार तनिष्क अपने सामने हो रही घटनाओं को समझना के और ज्यादा प्रयास कर पाते, तभी उनकी नजर माही पर गई, जो इस समय बिल्कुल एक अलग व्यक्ति बनाकर उनके सामने खड़ी थी। उनका रूप, रंग, पहना हुआ चला डाल बिल्कुल ही किसी अन्य व्यक्ति के समान नजर आ रहा था, जिसे देखकर राजकुमार तनिष्क बहुत ज्यादा हैरान थे। आखिर कोई व्यक्ति अपने प्रवृत्ति को इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है। इस समय जो माही वह अपने सामने देख रहे थे, वह उसे माही से बिल्कुल उलट थी, जिसे पिछले 2 दिनों में उनकी मुलाकात हुई थी, जिसे सोच सोचकर ही अब राजकुमार तनिष्क का दिमाग चकराने लगा था। आखिर यह वेद माही अपने अंदर ऐसे कितने राज्यों को छुपाए बैठी है, जिनका पता धीरे धीरे राजकुमार तनिष्क के सामने खुलता जा रहा था। तभी राजकुमार तनिष्क ने आगे बढ़ माही से सवाल करने का फैसला किया, पर उससे पहले ही उसे विशाल कक्ष में किसी के कदमों की आहट आने लगी, जिसे महसूस कर राजकुमार तनिष्क तुरंत पर्दों के पीछे छुप गए। उन्होंने अपनी नजरें बाहर निकालकर बाहर की स्थिति का जायजा लेने का फैसला किया। कुछ इस समय में उन कदमों की आवाज और ज्यादा करीब आने लगी। तभी राजकुमार तनिष्क की नजर सामने खड़े 2 सुंदर युवक युवती पर गई। एक युवक जो इस समय शाही पोशाक पहने वेद माही के सामने खड़े हुए थे, वहीं उनके साथ एक सुंदर ही होती जिन्होंने उन्हीं की भांति एक बहुत ही सुंदर और कीमती पोशाक पहनी हुई थी। वो दोनों अचानक ही वेद माही के कक्ष में आ गए थे, जिन्हें देखकर शायद वेद माही पर कुछ खास अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा था। वो बस एक तक अपने सामने खड़े उन लोगों की तरफ देखते रहे। वहीं दूसरी तरफ माही अपने सामने खड़े राजकुमार सूर्या और वेद विशाला को एकदम गोरे जा रही थी। वहीं माही को अपने आप को इस तरह देखता पाकर राजकुमार सूर्या ने अपना गला साफ करते हुए अपनी सफाई पेश करना सही समझा। उन्होंने थोड़ा खसते हुए माही से कहा, हमें क्षमा करें वेद नयनतारा की, जो हम इस तरह बिना किसी आजा के आपसे मिलने चले आए, परंतु हमारा आपसे मिलना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था, इसलिए हम इस तरह बिना आपकी आज्ञा के आपके विश्राम कक्ष में चले आए, जिसके लिए हम तहे दिल से क्षमा चाहते हैं। ये सब कहते हुए राजकुमार सूर्या इस समय बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा का नजर आ रहे थे, परंतु माही को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसने राजकुमार सूर्या की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान दिया हो। उसमें एक नजर वेद विशाला की तरफ देखा और उसे प्रश्न किया, महान वेद विशाला जी, आपका इस तरह किसी के कक्ष में बिना उसकी आज्ञा के प्रवेश करना आपको नहीं लगता यह अच्छे संस्कारों को नहीं दिखता? यह आपको लगता है कि आपका इस तरह बिना मेरी आज्ञा लिए मेरे कक्षा में आना अनुचित है? वही विशाला, जिसका चेहरा ये साफ साफ बता रहा था कि उसे माही का चेहरा देखने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, पर माही के तानों को अच्छी तरह समझ रही थी, जिसे समझा वेद विशाला ने अपने गुस्से को दबाते हुए थोड़े रुक्ष स्वर में माही से कहा, हमें ऐसा नहीं लगता कि हमने किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार आपके साथ किया है, और रही बात बिना आज्ञा के आपके कक्षा में इस तरह आना, बता दो हम यार ज्यादा समय के लिए नहीं आए हैं, हमें सिर्फ आपसे अपने किए गए व्यवहार के लिए क्षमा मांगनी थी, इसलिए हम इस पर आ गए। और आपको तो पता ही होगा, एक वेद के लिए बिना अनुमति के लोगों का इस तरह आना बहुत ही आम बात है। आखिर उन्हें हर समय किसी न किसी समस्या के लिए तैयार रहना ही पड़ता है, तो आपको इस छोटी सी बात को इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ आपसे यहाँ क्षमा मांगने आए हैं और हमें लगता है अब हमारा कार्य समाप्त हो चुका है, इसलिए हम चलते हैं। विशाला ने बिना माही और ना ही राजकुमार सूर्या की बातों को सुने सीधा वहां से अपने कक्ष की तरफ बढ़ता ही सही समझा। विशाला किसी भी कीमत पर माही से क्षमा मांगना नहीं चाहते थे, परंतु राजकुमार सूर्य के डर और उन्हें वापस राज्य भेजने की धमकी के कारण ही आज विशाला माही से क्षमा मांगने के लिए यहाँ आई थी, इसलिए वो इस समय बहुत ही ज्यादा अपमानित और क्रोधित नजर आ रही थी। विशाला ने एक नजर घर कर माही की तरफ देखा और अपने पैर पटकते हुए उसे कक्षा से बाहर चली गई, जिसे ऐसे जाता देख राजकुमार सूर्या ने गुस्से में अपने मुठिया का कसली, आखिरी ये बेवकूफ स्त्री क्या एक क्षण के लिए भी अपना मुंह बंद नहीं कर सकती? विशाला का इस तरह माही से बात करना राजकुमार सूर्य को बिल्कुल पसंद नहीं आया था, पता नहीं क्यों, पर जब विशाखा माही से इस तरह का व्यवहार कर रही थी तो राजकुमार सूर्य को विशाल पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि विशाला इस तरह माही से बात करे। विशाला के जाने के कुछ समय बाद तक भी राजकुमार सूर्या को ऐसे ही अपने कक्ष में खड़ा देखकर माही ने अपने दोनों हाथों को बनते हुए राजकुमार सूर्य से प्रश्न किया, आप सूर्यगढ़ के राजकुमार सूर्य है ना? हम माही का अटेंशन अपनी तरफ प्रकार न जाने क्यों, पर राजकुमार सूर्या का दिल खुशी से भर उठा।
उन्होंने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ माही की तरफ देखा और कहा, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, हम ही सूर्यगढ़ के होने वाले भावी राजा राजकुमार सूर्यदेव सिंह हैं। जिसे सुन माही ने एक गहरी सांस लेते हुए अपने कदमों को पीछे की तरफ बढ़ते हुए कहा, तो आपको नहीं लगता आपको इस तरह किसी स्त्री के कमरे में ज्यादा समय तक नहीं रुकना चाहिए? हमने सुना है कि आपका विवाह हो चुका है। आपका इस तरह किसी पराई स्त्री के कक्ष में इतने समय तक रहना आपके और आपकी पत्नी के विवाहित जीवन के लिए शुभ नहीं होगा। इसलिए हम आपसे तहे दिल से गुजारिश करते हैं कि अब आप भी अपने कक्ष में जाएं। हमने आपकी क्षमता को स्वीकार कर लिया है और हमें नहीं लगता इससे आगे हमारे बीच ऐसा कोई भी रिश्ता है कि हमें इतने लंबे वक्त तक एक दूसरे के सामने रहना चाहिए। वही राजकुमार सूर्य, जो माही का अपने ऊपर ध्यान जाता देखकर बहुत अधिक प्रसन्न हो रहे थे, वो उसके ऐसे जवाबों को सुनकर शर्मिंदा हो उठे। इसलिए मैं अपनी शर्मिंदगी को छुपाते हुए जल्द से जल्द उसे कक्षा से चले गए। वैसे तो उन्हें माही से बहुत सी बातें करनी थी, उसके बारे में जानना था और अपने शक की भी पुष्टि करनी थी, परंतु जब उन्होंने वेद नयनतारा के इस तरह के जवाबों को सुना तो उन्हें आभास हुआ कि इस समय उनसे इस बारे में बात करना सही नहीं होगा। इसलिए उन्होंने एक सही समय आने का इंतजार करना ही सही समझा। वही इन दोनों के ड्रामा के खत्म होने के बाद माही ने एक गहरी सांस ली। जिस समय वह राजकुमार तनिष्क नीचे खजाने में नई नई चीजों की तलाश कर रहे थे, अचानक ही माही को अपने कक्ष में किसी के आने का आभास हुआ। माही अपने कक्ष में जाने से पहले एक सूचक यंत्र को अपने कक्ष में छोड़कर गई थी, ताकि अगर कोई भी व्यक्ति उसके कक्षा में प्रवेश करने की कोशिश करे तो माही को तुरंत इस चीज का आभास हो जाए। और वही हुआ। उसे सोचा कि यंत्र की शक्तियों ने माही को किसी के उसके कक्षा में आने का आभास कर दिया, जिसे महसूस कर माही ने बिना कोई देरी किए तुरंत ही वापस अपने कक्ष में लौटने का फैसला किया। शायद माही कर लिया गया फैसला बहुत ही सही था, वरना अगर इन लोगों को माही अपने कक्ष में नहीं मिलती तो हो सकता है कि फिर उसके लिए कोई बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। अपने बीती हुई बातों को सोते हुए माही ने एक गहरी सांस दी और पास रखे कुर्सी पर बैठकर पानी का एक प्याला भर। अचानक ही मन ही का कुछ याद आया, जिसे सोच माही ने एक और प्याले को भरते हुए अपनी नजरें पर्दे के पीछे करते हुए कहा, अब आप पर दो से बाहर आ सकते। वही राजकुमार तनिष्क, जो उन नीले पर्दों के पीछे छुपकर वैद माही और उन दो अनजान लोगों की बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे। बहुत देर के प्रयास के बाद भी उन्हें ज्यादा कुछ समझ नहीं आया। वो बस इतना ही समझ पाए कि उनके सामने खड़े वो दो अनजान लोग यहाँ वेद माही से क्षमा मांगने आए हैं, परंतु उस स्त्री के चेहरे को देखकर यह साफ पता चल रहा था कि वो यहाँ जबरदस्ती लाई गई है। इस समय राजकुमार तनिष्क बस चुपचाप उन पर्दों के पीछे छुपकर अपने सामने हो रहे हो तमाशा को देखते रहे। जब उन्होंने राजकुमार सूर्य को इस तरह वेद माही से बातें करते हुए देखा तो उनके इरादे तनिष्क को वेद माही को लेकर कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे थे। न जाने क्यों, पर आज पहली ही मुलाकात में राजकुमार तनिष्क को अपने सामने खड़े उसे राजकुमार से बहुत ही ज्यादा नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिससे पहले ही मुलाकात में आप उससे दूर जाना चाहे? उन पर्दों के पीछे छुपकर राजकुमार तनिष्क काफी देर तक माही के पास खड़े उन दोनों लोगों के व्यवहार को समझने की कोशिश करने में लगे। वैसे तो वो कभी इन लोगों से नहीं मिले थे और ना ही उनकी मुलाकात ज्यादा बाहरी लोगों से होती थी, पर वो इतना तो समझ गए कि जो स्त्री उसे राजकुमार के साथ आई है वो वेद माही को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, जो उनके व्यवहार से साफ नजर आ रहा था। कुछ समय में वेद माही ने उन दोनों को किसी न किसी बहाने से अपने घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद ही राजकुमार तनिष्क उन पदों कर पीछे से बाहर आए। उन्होंने माही से कोई प्रश्न नहीं पूछा और जाकर चुपचाप दूसरी कुर्सी पर बैठ गए। कर माही द्वारा भरी गई पानी के प्याली को उठाया और एक ही सांस में सारा पानी पी लिया। वही राजकुमार तनुष के ऐसे व्यवहार को देखकर माही ने कुछ नहीं कहा, वो शांति से अपनी प्याली से पानी एक घूंट भरती रही। वही वेद माही को बहुत समय तक कुछ न बोलना देखकर राजकुमार तनुष के थोड़े धैर्य ही हो गए, इसलिए उन्होंने जल्दी से अपना गला साफ करते हुए माही की तरफ देखते हुए उसे प्रश्न किया, वेद माही, आपको नहीं लगता जो पुरुष अभी कुछ समय पहले आपके कक्ष में आया था वो कुछ अजीब है? जिसे सुन माही ने अपनी नजर उठाकर राजकुमार तनिष्क की तरफ देखा। वही माही की ऐसी नजरों को देखकर राजकुमार तनिष्क ने जल्दी से अपनी सफाई देने के लिए आगे बोलना शुरू किया। मेरे कहने का मतलब है कि यह पहला ऐसा व्यक्ति है जिससे आसपास होने से मुझे इतनी ज्यादा बुरी शक्ति का आभास हुआ है। जिसे सुन माही की नजरें राजकुमार तनिष्क पर टिक गई। वही माही की नजरों को समझ राजकुमार तनिष्क ने अपनी बात को आगे बढ़ते हुए कहा, जैसा कि आप जानती हैं मेरे पास अपनी स्वयं की कोई शक्ति नहीं है, परंतु इसके बावजूद भी ऐसी बहुत सी चीज है जिन्हें मैं बिना अपनी शक्तियों के भी महसूस कर सकता हूं, जिनमें से एक है किसी व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा को पहचाना। मैं बहुत से ऐसे व्यक्तियों से तो नहीं, परंतु कुछ लोगों से मैं जरूर मिला हूं जिनके अंदर से मुझे नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती थी, परंतु आज जब मैं उसे व्यक्ति के दायरे में आया तो इसके अंदर से निकालती वो नकारात्मक ऊर्जा मुझे सबसे अधिक महसूस हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे यह व्यक्ति पूर्ण तरह से एक बुरी शक्ति में परिवर्तित हो चुका है। हो सकता है कि यह बस मेरा एक अंदाज हो, मैं अभी इस पर ज्यादा कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता। इतना कह राजकुमार तनिष्क चुप हो गए। वही माही, जो बहुत ध्यान से राजकुमार तनिष्क की सारी बातें सुन रही थी, जिसे सुन माही ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी नजरों को राजकुमार तनिष्क की तरफ से घुमाया और किसी सोच में गुम हो गई। दूसरी तरफ इस समय राजकुमार सूर्य बहुत ही अधिक क्रोधित नजर आ रहे थे।
वो इस समय किसी पागल सन की इंसान की तरह अपने कक्ष में इधर उधर चक्कर लगाए जा रहे थे। इस समय उनके लंबे सुंदर बाल बिखरे हुए थे, उनकी वो नीली आंखें जो इस समय अपना रंग बदलकर बिल्कुल लाल हो चुकी थी, जो देखने में बहुत ही ज्यादा भयानक और डरावनी नजर आ रही थी। अचानक राजकुमार सूर्या ने अपनी गुस्से भरी नजरों से जमीन पर बड़ी विशाला की तरफ देखा, जो इस समय डर से कैपते हुए अपनी नजर नीचे करे फर्श की तरफ देख रहे थी। उसका वो सुंदर चेहरा इस समय डर के कारण लाल पड़ चुका था। उसके सुंदर बाल भी इस समय बुरी तरह बिखरे हुए थे, जिसे देख राजकुमार सूर्या ने गुस्से में जाकर विशाला के बालों को पकड़ते हुए जोर से दूसरी दिशा में धक्का दिया। वही अचानक हुए इस हमले के लिए वेद विशाला तैयार नहीं थी, जिससे वो संभल नहीं पाई और एक बार फिर अपने मुंह के बल फर्श पर गिर पड़ी, जिससे उनके हाथ और सर पर भी काफी चोट आ गई। इस समय उनका शरीर किसी सूखे पत्ते की भांति कपकपा आ रहा था। तभी विशाला ने अपनी लड़खड़ाती आवाज में राजकुमार सूर्य से क्षमा मांगते हुए कहा, मेरे राजकुमार, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी, मुझे क्षमा कर दे। मैं कुछ समय के लिए अपना स्थान भूल गई थी, जिस वजह से मैं अपने क्रोध को संभाल नहीं पाई और मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। मुझे बस एक बार और क्षमा कर दीजिए। हमें नहीं पता था कि हमें वेद नयनतारा के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना। वही राजकुमार सूर्या, जो इस समय किसी राक्षस के भांति अपने लाल आंखों से लगातार विशाला को घूरे जा रहे थे, उन्होंने अपने दांतों को पीसते हुए अपनी डरावनी आवाज में कहा, हमने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि हमारी आज्ञा के बिना अपने इस मुंह को कहीं भी खोलने की आवश्यकता नहीं है, पर शायद तुम्हारे अंदर हमारा डर खत्म हो गया है, इसलिए तो अब तुम अपनी चलने लगी हो। लगता है तुम्हारा छोटा सा दिमाग एक बार फिर कार्य करना शुरू कर चुका है, तो क्यों ना मैं फिर से इस दिमाग को एक कठपुतली बना दो। जिसे सुन विशाला ने जल्दी से राजकुमार सूर्य के पैरों को पकड़ते हुए कहा, हमें बस एक बार क्षमा कर दीजिए, हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे, बस इस बार हमें क्षमा कर दीजिए मेरे मालिक। मैं अब दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी जिससे आपको किसी भी समस्या का सामना करना पड़े। बस एक बार मुझे क्षमा कर दीजिए, इसके बाद हम कभी कोई गलती नहीं करोगे। इसी तरह न जाने कितनी बार वेद विशाला ने अपने सर को जमीन पर पटकते हुए राजकुमार सूर्य से क्षमा मांगी, जिसे देख राजकुमार सूर्या ने गुस्से में आकर अपनी शक्ति से वेद विशाला को दूर फेंक दिया। दफा हो जाओ मेरी आंखों के सामने से, अन्यथा मैं नहीं जानता मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। अगर मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं होती तो मैं कब का तुम्हें आज यही नष्ट कर देता। जिसे सुन वेद विशाला बुरी तरह डर गई। तभी राजकुमार सूर्य की आवाज एक बार फिर विशाला के कानों में आई, और याद रखना ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती होनी चाहिए। अगर इसके बाद तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की जिस वजह से मेरे किसी भी कार्य में कोई भी बाधा आए, तो याद रखना मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा जिससे तुम्हारी रूह 100 सालों तक आजाद नहीं हो पाएगी। जिसे सुन वेद विशाला ने अपना सरहा में हिलाया और अपने लड़खड़ाते कदमों से उसे उस कक्ष से बाहर जाने लगी। वही दूर एक गहरी काले जंगल में दो काली परछाइयां लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर गायब होते हुए उसे गहरे जंगल को चीरते हुए आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी। अचानक ही वो दो परछाइयां एक स्थान पर रुकी। इस समय उनके सामने एक बड़ी विशाल चट्टान थे, जिसे देख उन दोनों काली परछाई ने अपने सामने मौजूद उसे बड़े से पर्वत की एक चट्टान को अपनी शक्ति द्वारा हटाए, जिसके बीच में एक छोटी सी गुफा मौजूद थी। उन दोनों काली परछाइयां ने ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए तुरंत उसे गुफा में प्रवेश किया। इसके बाद उन्होंने उसे विशाल पत्थर को वापस उसे चट्टान में जोड़ दिया। उसे गुफा का दरवाजा बंद होते ही उसे गुफा में चारों तरफ अंधेरा छा गया। तभी एक व्यक्ति ने अपनी कुछ शक्तियों का प्रयोग कर वहां चारों तरफ प्रकाश फैला दिया, जिससे उस गुफा को साफ साफ देखा जा सकता था। यह एक गहरी और विशाल गुफा थी, जो बाहर से किसी चट्टान की भांति नजर आ रही थी, परंतु अंदर से यह एक विशाल और रहस्यमयी नजर आ रही थी। अपना कार्य होने के बाद उन दोनों काली परछाइयां ने गुफा में आगे चलना शुरू किया। कुछ इस समय में वो लोग एक बर्फीले स्थान पर जा पहुंचे। इस जगह पर चारों तरफ बर्फ जमी हुई थी, जिसके बीचों बीच एक व्यक्ति जो बर्फ की कई सालियों में बंद था, वहां अपनी आंखें बंद किए हुए बैठा हुआ था। वह जिसे देख उन दोनों परछाइयां ने तुरंत अपने घुटनों के बल बैठते हुए सामने ध्यान मुद्रा में बैठी उसे परछाई को नमन करते हुए कहा, प्रभु हमने अपनी जांच को पूरा कर लिया है। वही वह आकृति जो अभी तक चारों तरफ से बर्फ से घिरी हुई थी, अचानक ही वो बर्फ धीरे धीरे टूटकर नीचे गिरने लगी, जिसके बीच में से एक सुंदर युवक निकलकर बाहर आया। ये युवक कोई और नहीं बल्कि संत देवेश थे। संत देवेश ने धीरे से अपनी आंखें खोलकर सामने खड़े अपने दोनों दसों की तरफ देखा। तभी उनमें से कालके ने आगे आते हुए अपने पास से एक चित्र निकालकर संत देवेश के सामने रखते हुए कहा, प्रभु ज्यादा तो नहीं, पर हमें यह वस्तु खूनी कबीले से प्राप्त हुई है। हमें लगता है जरूर वो सभी कुछ बड़ी योजना बना रहे हैं। वही संत देवेश, जिसकी नजरें इस समय उसे चित्र पर बनी हुई थी, उन्होंने कालके की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस एक टक उसे चित्र को देखते रहे, क्योंकि उनके सामने रखा हुआ चित्र और किसी का नहीं बल्कि माही का था, जिसमें वो अपने मीरा अवतार में थी। संत देवेश एक टक बस माही के उसे तस्वीर को देख रहे थे। तभी कौलके और उसे दूसरे सेवक के कानों में संत देवेश की आवाज आई, बहुत लंबा समय हो चुका है, हमारे मित्र से मुलाकात नहीं हुई। हमें लगता है आप हमें समुद्र राज्य लौटना चाहिए।
जिसे सुन कलके और उसे सेवक जिसका नाम विशंभर था, उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अपना सर झुकाते हुए संत देवेश की आज्ञा ले वहां से गायब हो गए। वही संत देवेश तुरंत अपनी स्थान से खड़े होते हुए आगे की तरफ बढ़ गए, जिसके साथ अचानक ही उनके पीछे एक परछाई प्रकट हुई, जिसे झुककर संत देवेश को प्रणाम किया। ये परछाई बाकी परछाइयां से काफी अलग थी। यह एक बादल के समान सफेद और चारों तरफ एक अलग ही प्रकाश से भरी हुई थी। वही संत देवेश ने आगे बढ़ते हुए उसे परछाई से कहा, बादल जाओ और जाकर पता करो आखिर खूनी कबीले में इस तस्वीर के होने का क्या तात्पर्य है, और आखिर क्यों समुद्र राज्य के जंगलों में उन लोगों ने इस तरह माही के ऊपर हमला करवाया था। जिसे सुन वो बादल नामक परछाई ने संत देवेश के आगे सर झुकते हुए गायब हो गया। कुछ समय बाद इस समय संत देवेश उसे गहरी गुफा से बाहर आ चुके थे। वो उसे विशाल चट्टान के ऊपर खड़े हुए एक टस सामने उसे सुंदर चंद को देख रहे थे। उनके लंबे काले बाल जो आसपास चलती हवाओं के कारण लहरा रहे थे, वो इस समय उनके सुंदर चेहरे के साथ एक बहुत ही लुभावना चित्र बना रहे थे। इस समय संत देवेश अपनी आंखों को बंद किए हुए अपने आसपास से गुजरती हवाओं को महसूस कर रहे थे। अचानक ही एक परछाई संत देवेश के बगल में आकर खड़ी हो गई, जिसके सफेद लंबे बाल इस समय हवा में लहरा रहे थे। उसने भी संत देवेश के भांति एक लंबा सफेद बागा पहना हुआ था, जो हवा के कारण ऊपर की तरफ लहरा रहा था। उसे व्यक्ति की भी नजरें संत देवेश की तरह ऊपर आसमान में चमक रहे चांद की तरफ ही थी। कुछ समय उसे माहौल में इसी तरह शांति बनी रही। ना ही संत देवेश ने कुछ बोला और ना ही उनके पास खड़े उसे सुंदर युवक ने। तभी संत देवेश की आवाज इस सुंदर युवक के कानों में गई, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एक ही प्रश्न बार बार मुझसे नहीं पूछना चाहिए? और क्या तुम्हारे पास इतना खाली समय है कि तुम बार बार यहाँ मुझसे मिलने चले आते हो? जिसे सुन उस सुंदर युवक के चेहरे पर एक बहुत ही खूबसूरत सी मुस्कान आ गई। उसने मुस्कान हुए संत देवेश की तरफ देखते हुए कहा, अब अगर मेरे भाई ने अपनी जिंदगी को बर्बाद करने का फैसला ले ही लिया है, तो तुम्हें नहीं लगता मुझे उसका सहयोग देने के लिए उसके पास होना चाहिए? इतना का उसके चेहरे की मुस्कान भी ज्यादा गहरी हो गई। जिसे सुन संत देवेश ने कोई जवाब नहीं दिया, परंतु अचानक ही उसके चेहरे के वो चंचल भाव कहीं गायब हो गए और उसने थोड़ा गंभीर होते हुए फिर से सामने की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें छोटी लड़की को सब कुछ बता देना चाहिए? तुम जानते हो कि इस समय कितना बड़ा खतरा हम सभी के ऊपर मंडरा आ रहा है, और अगर हमने इस चीज का भी समाधान नहीं किया तो यह चीज कितनी आगे बढ़ सकती है। जिसे सुन संत देवेश ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को बंद करते हुए उसे सुंदर युवक से कहा, तुम जानते हो हम चाहकर भी उसे चीज को नहीं रोक सकते। विनाश तो होगा जिसे रोकना अभी हमारे बस में नहीं है। तुम कितने भी प्रयास कर लो, पर आने वाले खतरे को हम नहीं रोक सकते, हम बस उसका सामना कर सकते हैं। यही विधि के विधान में लिखा हुआ है। जिसे सुन अब उन दोनों ने ही एक दूसरे से कोई प्रश्न नहीं किया। इस समय उसे पूरे स्थान पर बस हवाओं के चलने और कुछ जानवरों रो के गरजने की आवाज ही फैली हुई थी। इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब एपिसोड में आगे। महीना धीरे से अपनी आंखें खोल इस नई सुबह का स्वागत किया। न जाने क्यों आज उसका दिल बहुत ही शांति और खुशी महसूस कर रहा था। इतने लंबे समय के बाद माही ने एक बहुत ही अच्छी नींद ली थी, जिस चीज का पता उसके चमकते चेहरे से नजर आ रहा था। महीने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ अपने आसपास बाटी ठंडी हवाओं को महसूस करने के लिए अपनी आंखें बंद की और कुछ समय इसी तरह इन हवाओं को महसूस करने लगी। अचानक ही माही के दरवाजे पर दस्तक हुई। जिसे सुन माही ने अपने आंखें बिना खोले ही बाहर खड़े व्यक्ति को अंदर आने की आज्ञा दी। जिसे सुन दो दासियां अपना सर झुकाए माही के कक्षा के अंदर आए। राजकुमारी रूपाली के ठीक होने की खबर इस समय पूरे राज्य में फैल चुकी थी। जिसे सुन पूरे राज्य में एक खुशी का माहौल बना हुआ था। राजकुमारी रूपाली के ठीक होने की घटना ने पूरे समुद्र राज्य में एक त्योहार का माहौल बना दिया था। सभी लोग राजकुमारी रूपाली के इलाज को किसी चमत्कार से कम मानता नहीं दे रहे थे। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि राजकुमारी रूपाली इस तरह ठीक हो जाएंगे, इसीलिए सभी के अंदर उसे वेद के लिए बहुत ही ज्यादा इज्जत और मान्यता बढ़ गई थी। आज सुबह से ही राजमहल के आगे बहुत से अमीर और राजमहल के अधिकारियों की भीड़ लगी हुई थी। सभी उसे चमत्कारी और अनोखे वेद से मुलाकात करना चाहते थे, जिन्होंने कुछ ही क्षण में राजकुमारी रूपाली की इतनी भयानक बीमारी को ठीक कर दिया था। सर, यही कारण था कि आज यहाँ की दासियां भी माही को बहुत ज्यादा सम्मान दे रही थी। वो दोनों दासियां बहुत ही ज्यादा विनम्रता से माही की तरफ बढ़ी और झुकते हुए माही को प्रणाम किया। वेद नयनतारा की हमें आपकी सेवा करने के लिए राजा द्वारा आदेश दिया गया है। कृपया अगर हमसे कोई भूल हो जाए तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। अभी आपके स्नान का समय हो चुका है, आपका पानी तैयार है, क्या हम आपकी स्नान में सहायता कर दें? जिसे सुन माही ने उन दोनों से मना करते हुए खुद को अकेले छोड़ने का आदेश दिया। जिसे सुन वो दोनों दासियां ने पहले एक दूसरे की तरफ देखा और फिर अपना सर झुकाते हुए माही की आज्ञा मानकर वापस कक्षा से बाहर चली गई। वहीं माही भी स्नान करने के लिए दशम द्वारा तैयार किए गए स्नान गृह की तरफ बढ़ गई। माही को अपनी आगे की योजनाएं बनाने के लिए अपने दिमाग को शांत करने की आवश्यकता थी और दिमाग को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका था एक अच्छा स्नान लेना।
इसलिए माही ने उन दोनों दशन को वहां से जाने की आज्ञा दे दी थी। कुछ इस समय में माही उसे सुंदर और विशाल स्नान गृह तक पहुंच गई, जहां पानी को सुंदर और खुशबूदार गुलाबों और इत्रों से सजाया गया था। यह एक बहुत ही बड़ा पानी से भरा हुआ तालाब था। इसके आसपास कुछ सुंदर कमल के पौधों को भी बिछाया गया था, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत और लुभावने लग रहे थे। सच में इसे एक बेहतरीन स्नान घर कहा जा सकता था। ये सभी राजा चंद्रसेन द्वारा किए गए इंतजाम थे, जिन्होंने राजमहल में सभी को यह आदेश दे दिया था कि वेद नयनतारा को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उन्हें हर एक वस्तु, हर एक सामग्री उच्च कोटि की प्रदान की जाए। वही माही अपने आप को दी जाने वाली इस उच्च कोटि की सेवा का आनंद लेने के लिए आज पूरी तरह तैयार थी। माही ने बहुत समय तक एक लंबा और आरामदायक स्नान लेने के बाद वह वापस अपने कक्ष में लौटी, जहां उसके आने से पहले ही उसके लिए स्वादिष्ट भोजन की एक लंबी लाइन रखी हुई थी, जिसे देख माही के पेट में अब तक सो रहे चूहों ने जंग छेड़ दी थी। माही तो अपने सामने उन अनोखे और विशाल भोजन की लंबी लाइन को देखकर तो कुछ पल के लिए सदमे में अपने सामने रखी हुई सामग्री को देखते ही रह गई। या तो यह राजा खुशी के मारे पागल हो चुका है, या ये सच में इतना ज्यादा खुश है कि वो माही के ऊपर इतने ज्यादा उपकार किया जा रहा है। न जाने कैसे पर माही के मन में अचानक ही यह विचार आया कि जब राजा चंद्रसेन को माही की असल सच्चाई के बारे में पता चलेगा, तब उनके ऊपर क्या आपदा आने वाली थी। क्या वो इस सदमे को सह पाएंगे कि उन्होंने अपने सबसे बड़े शत्रु को अपने घर बुलाकर उसकी इतनी ज्यादा आओ भगत की, जिसे सोचकर अचानक ही मन ही जोर जोर से हंसने लगी। वही वहां माही की सेवा में खड़ी कुछ दासियां, जो हर समय उसके साथ रहने वाली थी, वो वेद नयनतारा के इतनी अजीब बर्ताव को देखकर एक दूसरे की तरफ देखने लगी। पर तभी उन्हें लगा कि शायद नयनतारा उनके द्वारा की गई आओ भगत से बहुत ही ज्यादा प्रश्न है, इसलिए वो अपनी खुशी का अंदाजा इस चीज से लग रही है। आज माही ने बहुत ही लंबे समय के बाद इतना स्वादिष्ट और भरपेट भोजन किया था। इस लंबे सफर में माही ने अपने खाने पर ध्यान देना लगभग छोड़ ही दिया था। उसे जिस समय जो मिलता वो बिना किसी मनमुटाव के उसे खा लेती, पर आज माही ने अपने मनपसंद भोजन से भरपेट अपना पेट भर था। जिस चीज की खुशी उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। तभी तो दशन ने आगे आकर झुककर माही से कहा, वेद नयनतारा की महाराज ने हमें आदेश दिया है कि हम आपको समुद्र राज्य के सबसे खूबसूरत बगीचे की सैर कारण, क्या आप समुद्र राज्य के बागवान में जाना चाहेंगे? वही माही जो आज फुल रेस्ट के मूड में थी, उसे यह उपाय काफी अच्छा लगा, इसलिए माही ने भी जल्दी से खड़े होते हुए अपने कदमों को आगे की तरफ बढ़ते हुए उन दोनों दशन से कहा, जरूर चलिए, हमें भी उस स्थान को देखना है। जिसे सुन उन दोनों ऋषियों ने अपना सर झुकाते हुए अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा दिया। धीरे धीरे वो लोग गाड़ी कक्षा से निकलकर राजमहल में प्रवेश कर चुके थे। माही ने पहले भी राजमहल को देखा था, पर उसे समय सिर्फ माही ने राज्य दरबार और राजकुमारी रूपाली के कक्षा तक के रास्ते को ही देखा था, जिस पर माही ने कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। परंतु आज माही के पास बहुत ही अच्छा समय था, इसलिए वो बहुत ही ध्यान से हर एक चीज को बारीकी से देखने में लगी हुई थी। समुद्र राज्य का राजमहल बहुत ही घने इलाके में फैला हुआ था। अगर अंदाजा लगाया जाए तो समुद्र राजा मीरा के राज्य से काफी ज्यादा बड़ा और विकसित राज्य था। माही ने ज्यादा तो नहीं, पर राजकुमारी मीरा के राजमहल को भी देखा था, परंतु वो समुद्र राज्य की भव्यता और विशालता में बहुत ही ज्यादा छोटा था। जिस रास्ते पर माही अभी चल रही थी वो समुद्र राज्य के विशेष भगवान की तरफ जाता था, जो राजमहल के बीचों बीच बनाया गया था। इस समय माही एक लंबे सुंदर रास्ते पर बढ़ती हुई अपने आसपास के नजारे को ध्यान से देख रही थी। समुद्र राज्य के राजमहल के हर एक स्थान को बहुत ही बारीकी से सावरा गया था। अगर कोई ध्यान से ना देखे तो उसे व्यक्ति को यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई कमी नजर ही नहीं आ सकती थी। राजमहल की हर एक चीज को बहुत ही सुशोभित और सुंदरता से सजाया गया था, जो दिखने में लोगों के ऊपर अपना अलग ही एक आकर्षक छोड़ रही थी। यहाँ की दीवारों तक को एक बहुत ही सुंदर आकृति द्वारा सजाया गया था। शायद ये समुद्र राज्य की विशेष कला थी, जो माही को लगभग हर एक स्थान पर देखने को मिल रही थी, जिससे यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि राजमहल की दीवारों पर यह चित्र कुछ खास कारण से बनाए गए थे। माही ने रास्ते में कई समुद्री जीवों के चित्रों को भी देखा, जिन्हें मूर्तियां में बनाया गया था। तभी माही की नजर कुछ अलग और विशेष दिखने वाली मूर्तियों पर भी गई, जिन्हें देख माही के चलते कदम रुक गए। उसने अपने पास खड़ी एक दासी से उन मूर्तियों की तरफ इशारा करते हुए पूछा, आखिर वो सुंदर मूर्तियां किसकी है? जिसे सुन उन दासियों ने माही के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा, वेद नयनतारा जी, यह मूर्तियां समुद्र राज्य के पूर्वज और समुद्र जीवों के पूर्वजों की है, जिन्हें कुछ यादों के तौर पर समुद्र राज्य के पहले रहे राजाओं ने बनवाया था। इसे आप समुद्र राज्य की धरोहर भी कह सकती हैं। इन मूर्तियों को समुद्र के नीचे मिलने वाले विशेष पत्थरों और नीलम पत्थरों द्वारा तैयार किया गया है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा मूल्यवान और विशेष है। जिसे सुन माही काफी हैरान थी। अगर समुद्र राज्य अपनी इतनी कीमती चीजों को इस तरह सजावट की सामग्री में सभी के आगे लगा सकता है, तो पता नहीं और कितनी ज्यादा कीमती वस्तुएं समुद्र राज्य के पास होंगे, जिसे सोच सोच कर ही माही का दिमाग चकरा रहा था। आखिर समुद्र राज्य के पूर्वज कितने ज्यादा धनी और संपत्ति से पूर्ण होंगे, जिस चीज का अंदाजा माही भी नहीं लग पा रही थी। कुछ देर उन मूर्तियों को देखने के बाद माही ने अपने कदम आगे की तरफ बढ़े। जिस रास्ते से माही गुजर रही थी वहां बहुत से विशाल और सुंदर गलियारों का निर्माण किया गया था, जिनके बीचों बीच बहुत से सुंदर भवनों का भी निर्माण किया गया था। समुद्र राज्य की सबसे खास बात माही को ये लगी कि इन लोगों ने जगह जगह पानी के इतनी खूबसूरत तालाबों को बनाया हुआ था,
जिन्हें देखकर ही कोई व्यक्ति अपने आप को उस सुंदर नजारे में खोने से रोक ना सके। ये सारा नजारा किसी के दिल को सुकून पहुंचाने के लिए काफी था। कुछ समय और चलने के बाद आखिरकार वो दासी या अचानक एक स्थान पर आकर रुकी, जिसे देख माही का ध्यान सामने की तरफ गया, जहां एक बहुत ही खूबसूरत सुनहरे रंग का दरवाजा दिखाई दे रहा था। उसे दरवाजे पर दो बहुत ही खूबसूरत जल परियों के चित्र बने हुए थे, जिनके हाथ दरवाजे के हैंडल के रूप में दिखाई दे रहे थे। तभी उन दोनों दासियों ने उन दोनों दरवाजों के हैंडल को एक एक कर पकड़ा और उसे दरवाजे को खोल दिया, जिसके खुलते ही हजारों फूलों की मनमोहन सुगंध अचानक माही के नाक से होकर गुजरी। ये सुगंध इतनी ज्यादा मनमोहन और दिल को सुकून देने वाली थी, जिसे महसूस कर माही ने अपनी आंखें बंद कर ली। जिस स्थान के बाहर होने से ही दिल को उतना सुकून मिल रहा था, उसके अंदर जाने से कितना सुकून मिल सकता है, इस बारे में सोचते ही माही ने अपनी आंखें खोली और अपने कदम उसे अनोखे बगीचे की तरफ बढ़ा दिए। जैसा माही ने अंदाजा लगाया था, अंदर का माहौल किसी खूबसूरत जन्नत के समान दिल को लुभाने वाला था। उस सुंदर दरवाजे के अंदर बढ़ते ही एक सुंदर फूलों की झाड़ियां ने एक बहुत ही खूबसूरत फूलों के दरवाजे को बनाया हुआ था, जो दिखने में अनोखा और खूबसूरत नजर आ रहा था। माही को ये तो अंदाजा था कि अंदर का बगीचा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो सकता है, पर वो इतना ज्यादा सुंदर होगा, इस चीज का अंदाजा माही को बिल्कुल नहीं था। अचानक कि माही के मन में ख्याल आया कि क्यों ना वह राजा चंद्रसेन के इस खूबसूरत बगीचे को चोरी कर ले। वही अपने दिमाग में आए इस बेवकूफी भरे ख्याल को सोचकर ही माही ने अपना सर झटका। आज न जाने क्यों उसके मन में बहुत ही अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे, जिन्हें समझ रहा माही के लिए भी काफी मुश्किल हो रहा था। माही ने अपने दिमाग में चल रहे इन बेतुके के ख्यालों को निकाला और अपने सामने के नजारे पर अपना ध्यान देना शुरू किया। एक और सुंदर फूलों के दरवाजों से होते हुए माही अंदर की तरफ पहुंची, जहां एक बहुत ही खूबसूरत टेंट हाउस को बनाया हुआ था, जिसे आसपास के रंग बिरंगे और खूबसूरत फूलों ने घेरा हुआ था। तभी माही की नजर दूर से चमकती हुई किसी छोटी सी चीज पर गई, जो बार बार माही से छुपाने की कोशिश में लगी हुई थी, जिसे देख माही के नजारे ना चाहते हुए भी बार बार इस दिशा की तरफ जाने लगी। माही को वो चीज बहुत ही ज्यादा अनोखी और खास लग रही थी, जिसे देखने की इच्छा माही के मन में बार बार उठने लगी। इसलिए माही ने अपने कदम धीरे धीरे उसे दिशा की तरफ बढ़ा दिए। कुछ कोशिशें के बाद माही की नजर उसे खूबसूरत चीज पर चली गई, जो बार बार माही से छुपाने की कोशिश में लगी हुई थी। ये कुछ 3 से 4 इंच छोटी उड़ती हुई परी थी, जिसके सुंदर हरे पंख बार बार फड़फड़ाते हुए एक हरी रोशनी छोड़ते थे, जो नजर दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और एक अलग ही वाइब दे रहा था। वही वो छोटी सी उड़ने वाली परी की नजरें अचानक ही माही के ऊपर चली गई, जिसे देख वो तुरंत वहां से भागने लगी। वही उसे छोटी सी परी को खुद से इस तरह दूर भागता देख माही ने भी जल्दी जल्दी उसका पीछा करना शुरू किया, जिसका पीछा करते करते माही एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह पर पहुंची। आज तो माही को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो जितना इस सुंदर बगीचे के अंदर बढ़ती जा रही थी, उसके आसपास का नजारा और भी ज्यादा खूबसूरत और अनोखा नजर आता जा रहा था, जहां चारों तरफ उन छोटी छोटी उड़ने वाली तितलियों के समूह माही को नजर आए। हर एक उड़ने वाली तितली के अपने ही अलग रंग थे, जो दिखने में किसी खूबसूरत इंद्रधनुष की भांति रंग बिरंगे नजर आ रहे थे। इन सुंदर इंद्रधनुष के रंगों को देखकर अचानक ही माही को अपनी सतरंगी शक्तियों के बारे में याद आया। इतने लंबे समय से अपनी परेशानियों से जूझते हुए माही यह भूल ही चुकी थी कि उसे अपनी शक्तियों को जागृत करने पर भी अपना समय देना था। माही ने अभी तक ये देखा ही नहीं था कि वो किस स्तर पर पहुंच चुकी है। वही जिस तरह का वातावरण इस बगीचे में बना हुआ था, यह उसके ध्यान के लिए सबसे अच्छा और सही समय था, जिसे सोच माही ने ज्यादा देर ना करते हुए तुरंत उसे स्थान पर बैठकर तुरंत अपने ध्यान मुद्रा में चली गई। अपनी ध्यान मुद्रा में बैठते ही कुछ समय में ही माही रोशनियों की दुनिया में पहुंच गई। उसे 6 रंगों की रोशनी एक साथ उसके रोशनी केंद्र में घूमती नजर आई, जिसे देखकर तो माही की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने अपने 6 तत्वों को जागृत कर लिया था। आज माही को ऐसा लग रहा था जैसे आज का ये दिन उसके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ साबित होता जा रहा है। आज सुबह सही उसके दिन की शुरुआत बहुत ही ज्यादा खूबसूरत तरीके से हुई थी और अब उसे एक और बड़ी खुशखबरी मिल चुकी थी। उसने अपनी 6 सतरंगी शक्तियों को प्राप्त कर लिया था। इसका मतलब अगर उसने अपनी एक और शक्ति को प्राप्त कर लिया तो इसके बाद माही की शक्तियों का अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन सा था। सच में आज का दिन माही के लिए इस दुनिया में आने के बाद सबसे अच्छा दिन साबित हो रहा था। माही जब से इस दुनिया में आई थी, वो हर दिन किसी न किसी नई मुसीबत का सामना करती रहती थी। माही ने अब तक इतनी मुसीबत का सामना कर लिया था कि उसे अब अपनी जिंदगी किसी एक्शन मूवी की तरह लगने लगी थी, जिसमें उसका एक दुश्मन खत्म होते ही दूसरा दुश्मन उससे लड़ने के लिए तैयार बैठा रहता है। इधर माही अपनी रोशनी की दुनिया में ध्यान में बैठी हुई थी, वहीं बाहर की तरफ जब उन सभी तितलियों ने माही को इस तरह ध्यान मुद्रा में बैठा देखा तो वह सभी धीरे धीरे माही की तरफ बढ़ने लगी। कुछ ही समय में वो सभी माही की तरफ पहुंच गई, जहां जाकर माही के पास से निकलती उसे सकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर उन सभी छोटी छोटी परियों ने माही के आसपास घूमने शुरू कर दिया। अगर कोई व्यक्ति इस समय इस नजारे को देखा तो शायद वो इस नजारे में अपने आप को खोने से रोक नहीं पाता।
उन सुंदर तितलियां के बीच में ध्यान मुद्रा में बैठी माही इस समय किसी अप्सरा के भांति खूबसूरत और एक अलग ही शक्ति से भरी हुई ऊर्जा जैसी नजर आ रही थी। वैसे तो माही ने अपने रूप को बदला हुआ था, पर उसकी शक्तियों से निकलती चमक और उसके चेहरे पर आए बाहर आना उसे सबसे अलग और खूबसूरत बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ रही थी। इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब एपिसोड में आगे। समय माही समुद्र राज्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर बैठकर अपनी शक्तियों के स्तर को बढ़ाने के प्रयास में लगी हुई थी। इस समय माही अपनी आंखें बंद किए हुए ध्यान में बैठी हुई थी, जिस कारण माही के शरीर से बहुत ही अधिक मात्रा में सकारात्मक ऊर्जा निकालकर चारों तरफ उस सुंदर बगीचे में फैल रही थी, जो उसे पूरे बगीचे की सुंदरता को और अधिक बढ़ा रही थी। शायद यही कारण था कि आसपास के वो सभी जीव जो कुछ समय पहले तक माही को देखकर उससे छुपाने की कोशिश में लगे हुए थे, इस समय वो सभी माही की शक्तियों द्वारा खींचकर उसके आसपास चक्कर लगा रहे थे, जिससे सामने का नजारा बहुत ही ज्यादा अद्भुत और अनोखा नजर आ रहा था। वही उड़ने वाली वो छोटी छोटी परियों ने भी माही को चारों तरफ से घेर लिया और अपने रंग बिरंगे पंखों को फैलाकर माही के चारों तरफ घूम लगी थी, जिससे माही के चारों तरफ एक बहुत ही सुंदर और अनोखा इंद्रधनुष की रंग बिरंगी रोशनियां चारों तरफ फैल रही थी। इस सुंदर नजारे के बीच में बैठी हुई माही किसी आई प्रकृति की देवी की भांति सुंदर और कोमल नजर आ रही थी, जिसके आसपास सभी छोटे बड़े जीव अपने आप को सुरक्षित मानकर वही माही के पास बैठे हुए थे। वही इन सब से बेखबर माही अपने ध्यान में बैठी हुई अपनी रोशनी की दुनिया में अपने शक्ति के स्तर को बढ़ाने के लिए लगातार कठिन अभ्यास कर रही थी, जिस कारण माही के पास से निकलती सुनहरी रोशनी की चमक समय के साथ और अधिक मजबूत और चमकदार दिखने लगी थी। तभी अचानक अपने ध्यान में बैठी माही को अपने आसपास एक कंपन महसूस हुई, जिसे महसूस कर माही ने तुरंत अपनी आंखें खोली। माही ने तुरंत अपनी नजरें को चारों तरफ कर अपने आसपास के माहौल को देखा, परंतु माही को अपने आसपास कुछ भी ऐसा अनुचित नजर नहीं आया जो इस अचानक हुई कंपन का कारण हो। जो चीज माही को बहुत अजीब लगी, पर तभी माही का ध्यान बगीचे में इधर उधर भागते हुए उन छोटे छोटे जीवों पर गया, जो जीव अभी तक माही के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। अचानक हुई उसे कंपन के कारण वह सभी डरकर इधर उधर भागने लगे, जिसे देख माही को कुछ समझ नहीं आया। माही ने एक बार फिर अपनी नजरों को उसे विशाल बगीचे के चारों तरफ देखने के लिए दौड़ाया कि शायद हो सकता है कोई बगीचे का जीव कुछ समय पहले माही के पास से गुजर के गया हो, जिसकी कंपन माही को महसूस हुई हो। परंतु इतने समय बाद भी माही को ना तो कोई ऐसा जीव दिखा और ना ही उसे कंपन का कारण। जिस कंपन को माही ने कुछ समय पहले महसूस किया था, वह बहुत ही ज्यादा तीव्र और शक्तिशाली थी, जिस चीज ने माही के इतने कठोर ध्यान को भी भंग कर दिया था, जो बहुत ही अजीब बात थी। माही को कभी भी पहले ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ था। क्या वह उसका भ्रम था? यही सब सोचते हुए माही ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया। अचानक माही के दिमाग में कुछ आया और उसने तुरंत नीचे झुककर अपने कानों को जमीन पर लगाकर कुछ महसूस करने की कोशिश करने लगी। कुछ देर के प्रयास के बाद माही को कुछ ऐसा महसूस हुआ, जिससे उसका शक यकीन में बदल गया। हाँ, उसे कोई भ्रम नहीं हुआ था। यहाँ सच में ही कुछ समय पहले एक कंपन उत्पन्न हुई थी। इसका स्रोत बगीचे की जमीन के नीचे है, जिसे महसूस कर माही जल्दी से अपने स्थान पर खड़ी हुई। अगर यह कंपन जमीन के नीचे से महसूस हो रही है, तो होना हो जरूर इस बगीचे की जमीन के नीचे कुछ तो ऐसा है जिसे इन लोगों ने सभी से छुपाया हुआ है। जिस बगीचे में माही इस समय थी, इसे समुद्र राज्य का सबसे खास और अनोखा बगीचा माना जाता था, जिसमें आने की इजाजत या तो राजा चंद्रसेन को थी या फिर अगले होने वाले राजा को। कुछ समय पहले उन दो दासियों ने माही को बताया था कि राजा के अलावा इस अनोखे बगीचे में और कोई नहीं आ सकता। यहाँ तक कि राजकुमारी रूपाली और बाकी राज परिवार के सदस्य भी कभी इस बगीचे में नहीं आ सकते। जो बात माही को बहुत ज्यादा अटपटी लगी थी, उसके मन में विचार आए थे कि आखिर ऐसा भी किया है उसे स्थान पर जहां सिर्फ समुद्र राज्य का राजा ही जा सकता है। परंतु आगे जो उसे दासी ने बताया, वह बातें सुनकर माही और भी ज्यादा हैरान हो गई था। उन दोनों ने माही को बताया कि वह ऐसी पहले इंसान है जिसे यहाँ आने का इतना शुभ मौका मिला है। मतलब साफ था, इस बगीचे में ऐसा कुछ तो था जो राजा चंद्रसेन सभी की नजरों से छुपाना चाहते थे। जिस चीज को जानने की उत्सुकता अब माही के अंदर बढ़ने लगी थी, माही ने अपनी तेज नजरों को उसे बगीचे में चारों तरफ फैलाना शुरू कर दिया। अगर यह कंपन सिर्फ इसी स्थान पर मौजूद है, तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ जरूर कोई ना कोई ऐसा रास्ता जरूर होगा जो माही को इस कंपन के स्रोत तक पहुंचा सकता है। जिसे सोचकर ही माही की आंखों में उत्सुकता की चमक और भी ज्यादा बढ़ने लगी। उसने पहले ही यह सोच लिया था कि वह जितना ज्यादा हो सके वह समुद्र राज्य के छिपे हुए राज्यों के बारे में जानने का अपना पूरा प्रयास करेगी, ताकि बाद में उसे किसी भी प्रकार की कोई मुसीबत न उठानी पड़ी। परंतु अब माही को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस बगीचे के राज को कैसे सुलझाए। तभी माही को कुछ सूझा।
जिसे सोच माही ने तुरंत अपनी आंखें बंद की और राजा सोम से बात करने की कोशिश की। कुछ समय बाद माही के मस्तिष्क में अचानक राजा सोम की आवाज आई। तुमने मुझे किस लिए याद किया है? छोटी माही, क्या कोई समस्या आन पड़ी है या राज्य पर कोई खतरा आने वाला है या कहीं? वही माही ने राजा सोम की बातों को पूरा होने से पहले ही उन्हें उसके साथ हुई कुछ समय पहले की सारी घटना विस्तार में बता दी, जिसे सुन राजा सोम कुछ समय के लिए चुप हो गए। कुछ समय की शांति के बाद राजा सोम की आवाज एक बार फिर माही के मस्तिष्क में आई। जैसा कि तुमने कहा कि यहाँ कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसके बारे में शायद मुझे भी मालूम नहीं है। आज से 25 साल पहले ये बगीचा इतना ज्यादा गोपनीय और मूल्यवान नहीं था कि यहाँ सिर्फ राजा को आने की अनुमति हो। इस स्थान पर राज परिवार के सदस्य और उन सभी के मित्र संबंधी सभी यहाँ आया जाया करते थे और यहाँ की सुंदरता का लुत्फ उठाया करते थे। मुझे नहीं पता इतने सालों में अचानक ऐसा क्या हो गया कि इस बगीचे को इतना ज्यादा अनोखा बना दिया गया कि यहाँ सिर्फ समुद्र राज्य का राजा ही प्रवेश कर सकता है। क्या यहाँ ऐसा कुछ हो सकता है जिसे चंद्रसेन लोगों की नजरों से छुपाने की कोशिश कर रहा हो? इस समय माही बहुत ध्यान से राजा सोम की सारी बातों को सुन रही थी, जिससे उसका शक राजा चंद्रसेन के ऊपर और भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा था। अब तो माही को जल्द से जल्द इस बगीचे के नीचे छुपे हुए राज के बारे में पता लगाने की जिज्ञासा और अधिक बढ़ने लगी थी। इसलिए माही ने सीधा मुद्दे पर आते हुए राजा सोम से प्रश्न किया, राजा सोम, क्या आपको ऐसे किसी भी गुप्त दरवाजे या रास्ते के बारे में पता है जिसके जरिए हम जमीन के नीचे जा सकते हैं? वही माही की बातों को सुनकर राजा सोम ने कुछ समय सोचकर माही को जवाब दिया, क्षमा करना छोटी माही, पर मैं ऐसे किसी भी दरवाजे या मार्ग के बारे में नहीं जानता जिससे यहाँ के गुप्त रास्तों के बारे में जाना जा सके। वही माही जिसको उम्मीद थी कि हो ना हो जरूर राजा सोम को तो इस बारे में पता होगा, इसलिए उसने राजा सोम की मदद मांगी थी। परंतु राजा सोम की बातें सुनकर माही ही अपने आप को निराश होने से रोका ना सकी। अगर राजा सोम को भी इस बारे में नहीं पता तो अब आखिर वह क्या करे, क्योंकि उसे उन दरवाजों को खोजने के लिए बहुत ही अधिक समय की आवश्यकता थी। पर दुख की बात यह थी कि माही के पास इतना समय नहीं था। उन दासियों ने माही को बताया था कि वह लगभग 4 घंटे के लिए ही इस सुंदर बगीचे के अंदर रह सकती है, जिनमें से शायद 3 घंटे माही पहले ही यहाँ बिता चुकी थी। अब माही के पास सिर्फ 1 घंटा बचा हुआ था, जिसमें माही को उसे मार्ग को ढूंढकर नीचे जमीन तक पहुंचना भी था, जो माही को अब नामुमकिन सा नजर आ रहा था। जिसे सोचकर ही माही काफी ज्यादा निराश हो गई। इस समय माही को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर करे तो कर क्या। माही के पास एक लौता रास्ता राजा सोम थे, जो उसे यहाँ के सभी रास्तों के बारे में जानकारी दे सकते थे। परंतु अब तो राजा सोम को भी इस बगीचे के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। इसी कारण माही अपने आप को काफी ज्यादा निराशा महसूस कर रही थी। परंतु माही ने आज हार ना मानने का फैसला किया। उसने खुद ही इस बचे हुए समय में कोई न कोई रास्ता निकालने का फैसला किया, जिसे सोच माही अपने कार्य में लग गई। धीरे धीरे माही ने लगभग इस पूरे बगीचे के चप्पे चप्पे को छान मारा, परंतु उसे ऐसा कोई निशान या रास्ता कुछ भी नहीं मिला जिससे वह जमीन के नीचे जा सके। जिसे देख माही निराश होकर एक स्थान पर बैठ गई। वह एक खाली स्थान पर बैठी अपने सामने मौजूद उस सुंदर झील की तरफ देख रही थी। इस समय उसका पूरा चेहरा पसीने से भी भीगी कर लाल हो चुका था। उसके चेहरे पर इतने समय की थकावट और मेहनत साफ नजर आ रही थी, जो माही ने उसे दरवाजे को ढूंढने के लिए की थी। परंतु इतनी कोशिशें के बाद भी माही के हाथ में कुछ नहीं आया। इसी चीज की निराशा लिए माही अपने सामने मौजूद सुंदर झील की तरफ बस एकटक देखे जा रही थी, जो बहुत सारे छोटे छोटे जलजीव एक दूसरे के साथ खेलने में लगे हुए थे। अचानक माही के सामने कुछ ऐसा देखा जिसे देख माही की आंखें, जो अभी तक निराशा से भरी हुई थी, वो किसी चमकते हुए सितारे की तरह जगमगाने लगी। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आने वाला है, तो इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूले और चैनल को अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूले और अपना प्यार भरा कमेंट जरूर करें। और दोस्तों, कम से कम 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।